जैसे शरीर के तंत्र में धमनियां और सिराएं अपना काम करती हैं, अगर उसमें कोई बाधा आए तो शरीर की जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो सकती है। ठीक उसी तरह से जो यातायात है वो शहरों के गति को बाधित कर सकता है। लेकिन ऐसा न हो, इसको बताने के लिए ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं, जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे। आज अपने इस स्टूडियो में आप सबको नमस्कार। मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और आप देख रहे हैं जय घोष 107.8 FM। और आपका साथ जिस तरह से हम लोगों को मिल रहा है, हमें बहुत खुशी है और लगातार हम आपसे जुड़ रहे हैं। और चूंकि आप जब यात्रा करते हैं तो आपकी गाड़ी मुमकिन है कि दूसरों के बेतरतीब चलने के कारण मुश्किलों में पड़ती हो, और मुमकिन है कि आप भी अनजाने में किसी की मुश्किल का सबब बनते हों, और मुमकिन है कि कहीं कोई तंत्र की असफलता आप सबकी समस्या का आधार होती हो। लेकिन हम मिलकर इसे बदल सकते हैं, इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, और सरकार के स्तर से भी कुछ कोशिशें हो रही हैं। आखिर वो कोशिशें क्या हैं, ये सब जानेंगे आज के हमारी मेहमान, जो उत्तर प्रदेश की एडिशनल डीजी रोड सेफ्टी और ट्रैफिक हैं, वो हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी रेडियो जय घोष में। रेडियो जय घोष की कोशिश ये है कि जो समाज है और जो व्यवस्था है वो आपस में मिले, और हम जो अपनी परंपराओं से बहुत कुछ सीख कर आए हैं उनका उपयोग करें और आज की मुश्किलों को हल करें, और जो उससे हल नहीं होती वो तकनीक के साथ मिलकर समाधान की दिशा में हम कदम हों। अभी चूंकि आप यातायात की व्यवस्था देख रही हैं, वो बड़ी जिम्मेदारी है, और आपने पुलिसिंग के हर एस्पेक्ट को जिया है, समझा है, जाना है। कितनी बड़ी चुनौती है यातायात की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना, और क्या क्या आयाम है उसके? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इस बड़े मंच जय घोष पर मुझे आमंत्रित किया और जनता से जुड़ने का एक मौका दिया, क्योंकि जिस व्यवस्था को मैं देख रही हूँ, यानी कि ट्रैफिक, इसमें जनता का रोल, कम्युनिटी का रोल बहुत अहम होता है, और एक ये माध्यम बना मेरा जनता से जुड़ने का। आपने जो कहा कि कितनी बड़ी ये चुनौती है, तो मैं कहूँगी कि चुनौती तो बड़ी है, और ट्रैफिक एक पूरे प्रदेश की, एक पूरे राज्य के ढांचे की बहुत अहम अंग होती है। और पुलिस व्यवस्था में, सिटी पुलिसिंग में ट्रैफिक एक पुलिस का एक इमेज बिल्डिंग के तौर पर देखा जाए तो उसमें बहुत बड़ा उसका रोल होता है। तो प्रदेश में जो ट्रैफिक व्यवस्था है और जो सड़क सुरक्षा का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफ़ी हाई है, और साथ ही गाड़ियों की संख्या भी बहुत हाई है। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक को संचालित करना, सुरक्षा मेंटेन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर इस पर शासन की जो नीतियां हैं, शासन के जो निर्देश हैं, वो भी बहुत गहन हैं, और उस पर भी बहुत गहनता से कार्य हो रहा है। और आशा है कि इस माध्यम से जो हम जुड़े हैं, तो जो हमारे दर्शक हैं, जो इस प्रदेश के नागरिक हैं, वो देखेंगे, समझेंगे। और ट्रैफिक में मैं ये कहना चाहूँगी कि ओनरशिप, ट्रैफिक ओनरशिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। जब तक कि सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर इसको एक अपनी प्रॉब्लम को लेकर नहीं चलेंगे, तब तक कि इसमें सफलता मिलना मुश्किल होता है। इट इज़ अ मल्टी एजेंसी प्रॉब्लम। इसमें कई विभाग जुड़े हुए हैं और इसमें नागरिकों की भी उतनी ही सहभागिता होती है। तो ये हम सभी को इसमें साथ चलना, इस ट्रैफिक इश्यूज़ को ओन करना, इसमें अपनी ओनरशिप दिखानी है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मुद्दे हैं, और इनको किस तरह से हमको सॉल्व करना है, क्या सल्यूशंस हम दे सकते हैं, और साथ साथ मिलकर हम किस तरह से इन सल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हमें देखना और करना। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, क्योंकि ये मल्टी एजेंसी टास्क है। और जब एजेंसी बोला जाता है तो जनता के मन में या लोगों के मन में यह आता है ये एजेंसी सिर्फ सरकार की होंगी, बाकी एजेंसी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण और इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार के स्तर पर जो काम होने हैं वो सरकार के हैं, लेकिन सरकार किसकी? जनता की, चूँकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग उसके असली मालिक हैं। तो जो मालिक हैं उनको अपनी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अपना ध्यान रखना होगा और अपनी जिम्मेवारियों का एहसास भी करना होगा, और दूसरे कोई गलती न करें इस बात की ताकीद और तस्दीक भी करनी होगी। और अगर हम ऐसा करते हैं तो मुमकिन है कि ये जो व्यवस्था है उसमें हम सबका तिनका योगदान हो, और वो योगदान मिलकर एक बड़ा घोंसला बने, जैसे एक चिड़िया बनाती है, तो पूरी समस्या का हल
हो सकता है। अन्यथा इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी किसी भी लापरवाही से जितनी समस्या का समाधान होता है उससे बड़ी समस्या फिर खड़ी हो जाती है, तो वो भी ना होने पाए। तो चूंकि प्रश्न और के उत्तर के क्रम में आपने कहा मल्टी एजेंसी है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एजेंसीज कौन कौन सी हैं और वो आयाम क्या क्या हैं और जनता भागीदारी करे तो कैसे कैसे। जी, तो इसमें हम जब ट्रैफिक की बात पुलिस पार्लेंस में करते हैं तो हम 5E पर अपना फोकस रखते हैं। ट्रैफिक एजुकेशन सबसे सर्वप्रथम है, ट्रैफिक एनफोर्समेंट द्वितीय नंबर पर, ट्रैफिक या रोड इंजीनियरिंग तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर ट्रैफिक इमरजेंसी सर्विसेज और 5वें नंबर पर है ट्रैफिक एनवायरनमेंट। अब इन 5E को जब हम लेते हैं, एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी सर्विसेज, एनवायरनमेंट और इंजीनियरिंग, तो मेरे ख्याल से आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ये इसमें किन किन विभागों की सहभागिता होगी। तो जब एजुकेशन की बात आती है तो ये हमारा दायित्व है पुलिस विभाग का भी और सभी विभागों का कि हम जो नागरिक, आम नागरिक है उसको एजुकेट करें, उसको उसमें जागरूकता लाएं, उसमें सिविक सेंस या ट्रैफिक सेंस इंस्टिल करें ताकि वो अपनी जिम्मेवारियां समझ सके, उसकी सड़क सुरक्षा के लिए क्या अहम है, क्या ज़रूरी है वो जान सके और वो एक हैबिट अपनी डाले कि वो ट्रैफिक के जितने भी नियम कानून हैं अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं फॉलो करे। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तो साथियों, जानना भी ज़रूरी है, मानना भी ज़रूरी है और जो मान रहे हैं उसे समझना भी ज़रूरी है और जो समझा उसे करना भी ज़रूरी है। और अगर करनी और अकरनी का अंतर नहीं ध्यान रखा तो मुमकिन है कि अगर छोटी सी चूक आपके लिए, आपके परिवार के लिए और देश के लिए भी एक बड़े नुकसान का सबब बने। तो पहला जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। और आपने बताया तो ये शिक्षा केवल सरकार देगी ऐसा नहीं है, माता पिता को, बच्चों को, और अगर माता पिता नहीं समझ रहे हैं तो बच्चों की भी वही भागीदारी माता पिता के प्रति, और अगर समाज में कोई और परिवार है तो उनके प्रति भी। और ये शिक्षा के में क्या क्या आप देखते हैं? तो इसमें जैसे हमने अभी स्कूल में जो प्राइमरी लेवल स्कूल्स हैं और जो माध्यमिक लेवल स्कूल्स हैं उन सभी में ट्रैफिक संबंधी एजुकेशन का एक पार्ट इंक्लूड किया। काइंड ऑफ जी, वर्कशॉप मतलब चाहे आप उसे एक चैप्टर बोल लीजिए, सिलेबस में इंक्लूड किया गया। तो जितने भी बच्चे हैं जो प्राइमरी लेवल के हैं, जो फॉर्मेटिव ईयर्स के हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हों चाहे वो मिडिल स्कूल के हों, उनको ट्रैफिक एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ स्कूल सिलेबस मिलता है। जी, तो सबसे पहले तो ये है। दूसरा ये है कि जितने भी स्कूल्स हैं उनको हम जिला प्रशासन के माध्यम से एजुकेट करते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी, जिला प्रशासन भी। ट्रैफिक माह मनाया जाता है नवंबर के महीने में, तो स्कूल्स को इन्वॉल्व किया जाता है, उनका ट्रैफिक मॉड्यूल किया जाता है, स्कूलों से बच्चों को लाया जाता है, ट्रैफिक के रोड साइंस के बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है। तो दूसरा तो ये प्रैक्टिकल ऑन द रोड कार्रवाई हुई। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा क्योंकि शहरों के यातायात के बिगड़ने में स्कूलों की गतिविधियों के साथ तालमेल बहुत है जी। और ये देखने में आया है कि स्कूलों के सुबह के समय के साथ यातायात व्यवस्था ध्वस्त होती है और जब स्कूल छूटते हैं तब भी यातायात व्यवस्था ध्वस्त होती है। तो उसमें सबको समस्या होती है, बच्चों को शिकायत मिलती है शिक्षकों से, आप विलम्ब से आए, वैन ड्राइवर्स को भी डांट पड़ती है। तो कई बार इस जल्दबाजी में लोग गलत गाड़ी भी चलाते हैं या लापरवाही करते हैं और नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वो चौक हो जाता है सड़क। तो ये समस्याएं आती हैं और ये भी देखने में आता है कि बहुत से बच्चे आयु उनकी पूरी नहीं है, अधिकृत नहीं है, लेकिन वो गाड़ी मिल गई, पेरेंट्स ने गलती की, वो गाड़ी भी चला रहे हैं तो उससे दुर्घटनाएं भी होती हैं या वो रैश ड्राइविंग करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपकी तरफ से दोनों बातें, एहतियात ज़रूरी क्यों है और अगर गलती करते हैं तो पनिशमेंट क्या है, सावधानी क्या ज़रूरी है, वो भी बताते चलें तो बाकी ई पर भी चलेंगे। जी, ये पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जो होती है उसके माध्यम से हम ये पेरेंट्स को भी शिक्षित करने की कोशिश करते हैं और बच्चों को भी शिक्षित करते हैं और साथ ही साथ स्कूल के टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट को भी शिक्षित करते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक व्यवस्था कायम रखी जाए जब स्कूल छूटे या स्कूल शुरुआत हो। तो उसके लिए हम जो कदम उठा रहे हैं कि यदि स्कूल में एक से अधिक गेट हैं तो सभी गेट्स का प्रयोग किया जाए ताकि एक ही गेट पर दबाव की
की स्थिति ना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। दूसरा, जो स्कूल की जो टीचर्स की गाड़ियां हैं या बच्चों की साइकिलें हैं, उनको स्कूल के अंदर ही पार्क किया जाए, बाहर ना किया जाए। जो पेरेंट्स हैं उनसे ये आग्रह किया जा रहा है कि आप स्कूल से 200 मीटर की दूरी पर अपनी गाड़ियां करें पार्क, और बहुत लंबे लंबे समय से आके बैठने में कोई फ़ायदा नहीं, छुट्टी एक ही समय पे होगी, तो आप उसी समय आएँ जब आपको ज़रूरत हो। चौथी बात कि हम ये भी कर रहे हैं कि स्टैगर्ड छुट्टी करें, जैसे क्लास वाइज करें या सेक्शन मिडिल स्कूल का अलग करें, प्राइमरी स्कूल का अलग करें, सीनियर स्कूल का अलग करें, विभिन्न स्कूलों की अलग अलग समय पर, तो टाइमिंग स्टैगर्ड हो जाएगा, तो दबाव की स्थिति नहीं रहेगी। फिर जिला प्रशासन द्वारा कुछ ट्रैफिक संबंधी कमिटियां भी, स्टूडेंट टीचर कमिटियां भी बनाई गई हैं, जो ट्रैफिक, जो स्कूल के वातावरण में जो ट्रैफिक है आसपास, उसको संभालने के लिए और उस पर एजुकेट, शिक्षित करने के लिए, उसकी देखरेख के लिए वो जिम्मेवार हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पेरेंट्स टीचर्स के साथ अपना इंटरेक्शन रखते हैं और एक संवाद स्थापित रखते हैं, ताकि ये काम सुचारू रूप से हो सके। बिकॉज इसमें प्रवर्तन की कार्रवाई हम उतना स्कूल शिक्षा स्थल पे उस तरह से नहीं करना चाहते हैं, उनको पहले शिक्षित करना चाहते हैं, और जब एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही अगर ज़रूरत पड़ी तब चालान करें, पर एज द फर्स्ट एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एजुकेट करना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर आप यातायात नियमों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनका अनुपालन आप सुनिश्चित करते हैं, तो मुमकिन है कि आपकी जो है वो भी आप सुरक्षित रहेंगे और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि चालान भी अब स्मार्ट हो गया है। तो ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तो निकल गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, अब सरकार के पास कुछ संसाधन बढ़ गए हैं और आपकी टीम ने बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर कुछ ऐसा तंत्र विकसित कर लिया है कि चालान बड़े प्रेम से कट रहे हैं, वो संगठित हो रहे हैं, और मुमकिन है कि आपको साथ इकट्ठे आपकी जेब पर भारी पड़ जाएं। तो ये क्या है तंत्र और कैसे लोगों को पता होना चाहिए? तो मुझे खुशी है ये बताने में कि उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी मॉडर्न और प्रोग्रेसिव हो चुकी है। मैंने बाकी प्रदेशों में भी देखा है, पर उत्तर प्रदेश की व्यवस्था वाकई में अच्छी है। हमारे पास 17 जनपदों में स्मार्ट सिटी के तहत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में जो NPZ कैमराज हैं, NPR कैमराज हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग कैमराज, तो उनके माध्यम से यदि आपने रेड लाइट क्रॉस किया या स्टॉप लाइन क्रॉस किया या हेलमेट नहीं पहना है, तो आपका नंबर प्लेट पिक हो जाएगा और चालान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसे ही PTZ कैमराज हैं और वीडियो सर्वेलांस भी है। चालान की फैसिलिटी, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, इट इज़ टोटली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। उसमें वो आप में या मुझ में भेदभाव नहीं करेगा। तो यदि मैंने कुछ गलत किया है तो मेरा भी चालान कटेगा और जमा भी करना पड़ेगा। और चूंकि ये सारा ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो आपको वो चालान की कॉपी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो आपको वो पे ही करना है, और कोई उसमें चारा नहीं। रिश्ते काम नहीं आएंगे, संपर्कों के दायरे काम नहीं आएंगे, रुतबा भी काम नहीं आएगा, और बाहुबल तो बिल्कुल काम मत में इस्तेमाल में मत लाइएगा, क्योंकि उसके अलावा बहुत सी धाराएं हैं जिसमें आप पर मुकदमा भी हो सकता है। और एक सावधानी और कि बहुत से ऐसे पुलिसमैन हैं जिनके लिए व्यवस्था जो आपकी है उसमें बॉडी ऑन कैमरे भी आ गए हैं, तो अगर वो शरीर पे कैमरे बंधे हुए हैं तो आप जो कुछ बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इस बात का पुरजोर ध्यान दें और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करें। साथ में ये है कि जो अभी लोगों की शिकायतें हैं कि चालान की जो है, चूँकि कानून बन गया, चालान भी बढ़ गया, और किस किस तरह के चालान काटे जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये तो पता है कि एक गलती की तो चालान कटेगा, लेकिन सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करने का क्या व्यवस्था है, उसमें क्या है। कई लोग कहते हैं कि सड़क के किनारे नगर निगम ने जगह नहीं छोड़ी तो मैं क्या करूं, तो अब दोषी नगर निगम है, लेकिन गाड़ी का नंबर तो आपका है। तो इन सब चीज़ों में इस तरह के कैसे कैसे
परिस्थितियाँ होती हैं और क्या क्या हो सकता है और लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ITMS के माध्यम से तो हम लखनऊ सिटी में 6 प्रकार के चालान कर रहे हैं। रेड लाइट वायोलेशन डिटेक्शन का चालान कर रहे हैं, स्टॉप लाइन का कर रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग का कर रहे हैं, विदाउट हेलमेट का कर रहे हैं और रॉन्ग वे का कर रहे हैं। ये 6 प्रकार के चालान लखनऊ सिटी में हो रहे हैं। इसी तरह से बाकी जनपद, जो बाकी अन्य 16 जनपद हैं, उनमें भी लगभग इसी प्रकार के चालान किए जा रहे हैं। अब रही बात नो पार्किंग में पार्किंग कर देने में, तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं हमारे जिनका अभी नोटिफिकेशन होना बाकी है एज पार्किंग जोन या नो पार्किंग जोन, तो उसका प्रोसेस भी जारी है। पर जो पार्किंग एरियाज़ बनाए गए हैं उन्हीं में हमको पार्किंग करनी है, ये तो सभी को क्लियर है। तो अगर यदि गाड़ी इन जगहों के अन्यथा कहीं पार्क की जाएगी तो उस पर हमारी लखनऊ पुलिस, अभी हाल ही में किसी ने मुझे आज बताया कि उनको फ़ोन आया, उनकी गलत जगह पार्क थी गाड़ी, उनको फ़ोन आया कि आपकी साहब गाड़ी गलत जगह पार्क्ड है, आप उसको हटा लीजिए, नहीं तो वो टो अवे हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी गाड़ी तुरंत हटा ली। तो ये तक हम सुविधा आपको दे रहे हैं कि आप अपनी पार्किंग गलत अगर कर रहे हैं तो आप गाड़ी वहाँ से खुद ब खुद ले जाइए, अन्यथा उसकी चालान करने में हम बाध्य होंगे। आपने बहुत अच्छी बात की। चूँकि हम माध्यम हैं तो आपका पक्ष तो जनता तक रखेंगे ही, हमारे श्रोताओं और दर्शकों तक रखेंगे, कुछ उनके मन की पीड़ा है वो भी आप तक रखेंगे। बहुत से लोगों की शिकायत ये होती है कि जो लाइन है उसके बाहर उन्होंने गाड़ी खड़ी की या प्रॉपर पार्किंग जोन में खड़ी की, लेकिन चूंकि वहाँ बोर्ड नहीं लगा था पार्किंग जोन का, उनको पता है कि पार्किंग जोन है, और जो टो अवे करने वाले हैं उनके बीच में तालमेल कम हुआ या उनको लगा कि एक्शन लेना है, कोई एक फ्लीट आने वाली है, तो उन्होंने ताबड़तोड़ सारी गाड़ियाँ उठा लीं। तो अक्सर इस पर विवाद होते भी देखा गया है और लोगों का कहना है कि जो व्यवस्था है वो उनका ख्याल नहीं रखती या थोड़ा उनके साथ गलत हो रहा है। उनको आप क्या कहेंगे? तो देखिए, इन्हीं सब झंझटों से बचने के लिए हमने बॉडी वॉर्न कैमरास लगाए हैं। बॉडी वॉर्न कैमरा हमने जितने भी हमारे ट्रैफिक पुलिस के TI हैं और TSI हैं उनके लिए हमने ये मैंडेटरी कर दिया है कि आप बॉडी वॉर्न कैमरा पहने। तो इस तरह के जो केसेस हैं जिसमें आप कहते हैं कि लोगों को शिकायत है कि उनके साथ इनजस्टिस हुई है और उनके साथ न्यायपूर्वक नहीं कार्रवाई हुई है, तो ये सारी चीज़ें उजागर हो जाएंगी। और यदि ऐसी कोई परिस्थिति है तो ये आगे अन्यथा नहीं भी होगा, क्योंकि जो पहना हुआ है व्यक्ति अपना बॉडी वॉर्न कैमरा, वो भी इस बात पर सजग है कि ये मैटर रिपोर्ट हो सकता है। तो ये परिस्थिति से बचा जा सके, इसलिए हमने बॉडी वॉर्न कैमरे किए हैं। इसके अलावा लोक अदालत में जब ये चालान जाते हैं तो वहाँ पर भी आप अपना पक्ष रख सकते हैं, और आप का पक्ष, यदि आपका वाद उसमें सही पाया गया तो आपको शायद वहाँ से रिलीफ भी मिल सकता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी मुश्किलों में पड़ना क्यों ना हम ऐसे रास्ते को अपनाएं जिसमें मुश्किलें ना हो, हल ज़्यादा मिलें, सुकून ज़्यादा हो, शांति ज़्यादा हो, और आपको लोगों को पुलिसमैन की तरफ से एक गुलाब का फूल मिले अच्छा काम करने के कारण। और अगर ऐसा होगा तो शायद आपको भी खुशी मिलेगी, और खुशबू जो है गुलाब की वो दोनों को आनंदित करेगी। और अगर ऐसी व्यवस्था चलने लगे, थोड़ी काल्पनिक है लेकिन हो सकता है अगर सब मिलकर काम करें। आपने और भी ई की बात की, अभी हमने 2 ई की तो बात कर ली, लेकिन अभी हमारे जो दर्शक और श्रोता हैं उनके हिस्से में अभी कुछ और भी जानकारियाँ बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन ये जानकारियाँ हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक अंतराल रेडियो जयघोष पर। और आप देखते रहें, सुनते रहें बहुत से कार्यक्रम जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव का सबब बनेंगे। जिम्मेदारी के साथ हम दोनों मिलकर, यानी हमारी टीम और आप मिलकर बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलेंगे। सुनते रहिए रेडियो जयघोष। आते हैं थोड़ी देर में। एक अंतराल के बाद आप सबका फिर स्वागत है रेडियो जयघोष 107.8 FM पर। आपका दोस्त मैं हूं राधेश्याम दीक्षित, और हमारे साथ आज के मेहमान हैं आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने वाली और उस कोशिशों को अमल में लाने वाली अनुपम कुलश्रेष्ठ जी। आपने सुना, आपको बड़े बखूबी उन्होंने बताया कि कैसे आप समस्याओं से बच सकते हैं, कैसे आप यातायात की व्यवस्था में हिस्सेदार हो सकते हैं, कैसे आप और आपका परिवार हर दिन सुरक्षित अपने घर आ सकता है। उसमें कुछ एहतियात, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ जवाबदेही और कुछ नियमों का ध्यान रखना है। उसमें आप पूरी व्यवस्था के सुधार में योगदान करेंगे। कुछ जो ऐसे रूल्स हैं जो लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं,
या मानते भी हैं, अमल नहीं करते। जी। मानते हैं कि मुझे मालूम है, लेकिन अमल नहीं करते। या वो ये मानते हैं कि इसको ब्रीच किया जा सकता है, जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट लगानी है, जी। गाड़ी में व्यवस्था आ गई रूल्स के तहत कि उसमें अलार्म बजने लगेगा, लोग पीछे से लगा के और फिर बैठते हैं। जी। या बैक सीट में अभी दुर्घटनाएं हुई, उसके बाद बहुत जागरूकता पैदा की गई, सीट बेल्ट पीछे होती है, 90% लोग पीछे की सीट पर बेल्ट नहीं लगाते। उनको लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, जो जहाँ तक सड़क सुरक्षा की बात है, तो ये मेरे ख्याल से इसमें किसी प्रकार का हीरोइज़म नहीं है अगर हम बेल्ट ना लगाएं या हेलमेट ना पहने या मोबाइल से बात करें वाइल ड्राइविंग। पर अमूमन ये जो देखने में आ रहा है कि स्पेशली जो युवक वर्ग है वो जब गाड़ी चला रहा है या स्कूटर या मोटरसाइकिल पे है तो हेलमेट नहीं लगाते हैं, और अगर राइडर हेलमेट लगा रहा है तो पिलियन राइडर नहीं लगा रहा है हेलमेट, और यदि ड्राइवर सीट बेल्ट पहन रहा है तो जो बगल में बैठे हुए हैं सामने वो नहीं पहन रहे हैं। हालांकि गाड़ी का अलार्म बोलता रहेगा पर पहनेंगे नहीं। फिर पीछे वाले भी, जबकि CMVR रूल्स जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स हैं उसमें ये मैंडेटरी है कि जो फ्रंट फेसिंग सीट्स हैं पीछे की उनको भी सीट बेल्ट पहननी है। पर ये मैंडेटरी होते हुए भी, जानकारी होते हुए भी 90% लोग नहीं पहनते हैं। पर हमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमको ये समझना है कि ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। एंड मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि जो अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था साइरस मिस्त्री साहब का, और भी इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उनको उन्होंने हाईलाइट किया, और सड़क सुरक्षा इतना अहम बिंदु है, ये बहुत प्रबल होके बाहर निकल के आया। तो अब इससे हमारे लिए सिखलाई है कि ये जो प्रावधान बने हैं, नियम तो सब बन जाएंगे, पर जब तक कि हम स्वयं इन पर अमल नहीं करेंगे तो कितनी भी कोशिश हो वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। बिल्कुल। और दोस्तों, इसके पीछे विज्ञान है। जो कोई भी गाड़ी चलती है उसकी जितनी गति होगी और उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है उतनी ही गति उसकी होती है। और जब एक्सीडेंट होता है, जब कोलिजन होता है, तब गाड़ी की गति तो सडन रुकती है, लेकिन आप, चूँकि आपका एक वेट है, मास हैं आप, और आप बहुत तेज़ी से आगे जाते हैं, तो आपको जब हिट होती है गाड़ी तो आपके नाक में, मुंह में, सिर में या आपके शरीर के अंगों के भंग होने का खतरा होता है, या इंटरनल इंजरीज हो सकती हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये एपिसोड बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है। ईश्वर न करे कभी इस दुर्घटना का आप शिकार हों, और कभी ऐसी घटना छोटी हो या बड़ी, अगर छोटी सी इंजरी होती है तो आपकी सारे सुरक्षा के जो इंतज़ाम बने होने के बावजूद भी वो आपके काम नहीं आएंगे। ये दुखद होगा, और ऐसा न हो, क्योंकि ये हो रहा है। और आंकड़े बताते हैं कि जितने लोग सामान्य बीमारियों से नहीं मरते, उससे ज़्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है। अभी कितनी फ़र्क आया है बहुत सारे इन्फोर्समेंट या अवेयरनेस से, और कितनी होती हैं मौतें औसतन, आंकड़े का कहता है? मेरे ख्याल से ये इम्पैक्ट असेसमेंट हम इन सब जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उनके कम से कम 6 महीने बाद ही हम इस पर कुछ बता पाएंगे कि इसके इन्फोर्समेंट से कितना बदलाव आया, कितना इम्पोर्टेंट चेंज आया। पर इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि अभी हमारे पुलिस विभाग में ट्रैफिक संबंधी सजगता बहुत काफ़ी पोटेंशियल हाई पे है। सो ये ऑप्टिमल हाई पे चल रही है, और सभी लोग इस चीज़ को लेके बहुत सतर्क हैं और अलर्ट हैं, और काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि काम तेज़ी से हो रहा है, लेकिन रोड इंजीनियरिंग बहुत बड़ा विषय है जी। ये जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं उन्होंने काफ़ी अपने संबोधनों में खुलकर इस पर बात की है, और वो स्वीकार करने के साथ में कि कुछ चूकें हमारी भी हैं, और रोड इंजीनियरिंग को हम ठीक कर रहे हैं, सड़कों के बनाने के तौर तरीके बदल रहे हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा हो, गड्ढे भी ना हो, और साथ में ट्रेंच बगल में हो ताकि पानी की वाटर लॉगिंग भी, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। तो किस तरह की चुनौतियाँ हैं, किस तरह के इनिशिएटिव हैं जिनको बढ़ाने से इसमें समाधान हो रहा है? जी, तो ट्रैफिक में जहाँ तक कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग या रोड इंजीनियरिंग का सवाल है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, ट्रैफिक एनफोर्समेंट या प्रवर्तन की जो कार्रवाई है, ये तो एक छोटा पक्ष और अंग है, और पर जो इंजीनियरिंग की बात है, ये सबसे बड़ा कारक जो रोड एक्सीडेंट का हो सकता है, अदर देन ओवर स्पीडिंग, इज़ रोड इंजीनियरिंग।
और रोड इंजीनियरिंग के भी मानक इसमें स्थापित हैं। भारत सरकार द्वारा रोड इंजीनियरिंग के मानक स्थापित किए गए हैं कि रोड किस प्रकार की होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितना थिकनेस रोड की होगी, डिवाइडर की हाइट कितनी होगी, कहाँ कहाँ साइनेजेस लगेंगे, किस प्रकार का कल्वर्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें, किस प्रकार के बेंड्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी डिफाइंड हैं। पर कई बारी वो परिस्थिति नहीं होती है कि सड़क उन मानक के मुताबिक बन सके। हो सकता है लैंड पर इंक्रोचमेंट हो सकता है उतनी जगह ही नहीं अवेलेबल हो, तो ये जो हम मानक हैं उनको पूरे नहीं कर पाते हैं। कई जगह सड़क पे गड्ढे आ जाते हैं, ओपन मैनहोल्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, या कंस्ट्रक्शन ऑन साइट होने लगता है, ये सारी चीज़ें रोड इंजीनियरिंग से जो संबंधित हैं वो कई बारी एक्सीडेंट के कारक बनती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। हमारे साथियों का ज़रूर बहुत सारा ज्ञानवर्धन हुआ होगा। इसमें हम ये देखते हैं कि जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, उन सब इनिशिएटिव्स में जैसे अवेयरनेस की कैंपेन्स भी चलती हैं, लोग जागरूक भी होते हैं, लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसको ठीक करने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत से अभी जो अराजक तत्व हैं वो बैकडोर से चीज़ें करते हैं, तो लोग प्रॉपर जो ट्रेनिंग और प्रॉपर टेस्टिंग होती है उससे नहीं गुजरते और उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है और उसको मिसयूज़ करते हैं। और साथ में जो बहुत से ऐसे वाहन चालक भी देखे गए कि वो पकड़े जाते हैं, वो कागज़ नहीं रखते, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखते, तो उनके नंबर्स पर एक्शन नहीं हो पाता, तो जुर्माना तो हो जाता है। तो अगर वाहन मालिक तो पनिशमेंट मिल जाती है, लेकिन वो नहीं सुधरते। अगर उनको वो वाहन मालिक हटा भी देता है तो दूसरी गाड़ी को चलाते हैं। तो उनकी अब इन सब चीज़ों से आप कैसे टैकल कर रही हैं और इसके क्या तरीके हैं? जहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने की बात है वो तो ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा किया जाता है, पर जहाँ तक कि मुझे जानकारी है ये इस प्रक्रिया को भी काफ़ी मजबूत किया जा रहा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है। और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, ड्राइवर्स जिनके द्वारा बार बार MV एक्ट के तहत ऑफेंस किया जा रहा है, या कोई स्पीड लाइट ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट क्रॉस की जा रही है, ओवर स्पीडिंग की जा रही है, तो इसमें MV एक्ट के तहत नियम अवेलेबल है जिसके तहत हम उनके लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए हमने पूरे प्रदेश के ट्रैफिक विभाग को यह निर्देश जारी कर दिए हैं कि MV एक्ट के तहत जहाँ जहाँ स्थिति या एलिजिबिलिटी है उनके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने की, तो वो कार्रवाई भी करवाएं। आपका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जी, तो जितने प्रमुख शहर हैं वहाँ पर उनकी भागीदारी, चाहे वो इंक्रोचमेंट ना होने देने की हो, या लीगल प्रोसेसिंग चले, या जो एक्शन होने चाहिए वो हों, या साइनेज गलत जगह, वो जो पब्लिसिटी वाले होते हैं वो भी एक बड़ा कारण होते हैं, लोगों का ध्यान भंग होता है। तो इन सब चीज़ों में आप कोऑपरेशन कितना हो पा रहा है, या क्या प्रयास चल रहे हैं और क्या होना चाहिए? जी, तो शासन का बहुत ज़बरदस्त फोकस है ट्रैफिक के मुद्दे पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं कि इसमें जितने भी विभाग हैं वह सब मिलकर कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई करेंगे। तो इसमें जो नगर निगम है वो भी पूरा जुड़ा हुआ है, और जो कार्रवाई उनके स्तर से होनी है वो उनको ये जो बैठक होती है, जिस बैठक में सभी विभाग उपस्थित होते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उनके स्तर से जो कार्रवाई होनी है, चाहे वो पार्किंग की हो, चाहे वो मल्टी लेयर पार्किंग की हो, चाहे वो साइनेजेस लगाने की हो, वो सारी कार्रवाई हम उनको इंडिकेट करते हैं और वो अपने स्तर से उस पर अमल में ला रहे हैं कार्रवाई। आपने तो बहुत स्वीकारोक्ति के साथ कि सबकी भागीदारी है, लेकिन व्यवहार में ये दिखता कम है। चूँकि आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं तो मुझे लगता है कि आप सीधे नहीं कहेंगी, लेकिन व्यवहार में जो दिखता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो व्यवस्था है उसका अनुपालन में कई बार लापरवाहियां जो है यातायात के लिए ज़्यादा बाधक होती हैं। चूँकि एक हम प्रस्तोता हैं और हम लोग जनता के बीच में देखते हैं, और जो देखते हैं वो समझना जानना ज़रूरी है। तो अगर कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जिम्मेदार अधिकारी प्रतिनिधि इसको देख रहा है तो थोड़ा सहभागिता आपके साथ बढ़ाएं, ताकि यातायात व्यवस्था की जो ढांचा है वो सुदृढ़ हो और इल्लीगल गतिविधियां भी न होने पाएं, और
इसके साथ ये आता है डग्गा मार वाहन, जी जी जी, जो इलीगल प्रोसेसिंग करते हैं या ओवरलोडिंग करते हैं या वो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ ताहें कहीं भी रोक देते हैं, मतलब मनमानी करते हैं। तो ऐसे मनमानी पर लगाम कितनी लगी है और कितनी और लगानी है? जी, इसमें तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें लगातार इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और जो इसमें लीगल कार्रवाई होनी चाहिए वो तो कर ही रहे हैं। बाकी जो अलग विभाग हैं, जो बाकी विभाग हैं, उनको भी इसमें हमारे साथ जी हमारे साथ सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपके हृदय के साथ आपके फेफड़े तालमेल नहीं करेंगे और दोनों ने तालमेल किया और किडनी ने ठीक काम नहीं किया तो भी आपका जीवन जा सकता है। और ये सब भी हों, बहुत छोटा पित्ताशय अगर वो ठीक समय पर काम ना करे तो आपकी पूरी जो तंत्र है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ध्वस्त हो सकती है। वैसे ही बहुत से साथी आपके हैं जिनकी भूमिका तो बड़ी है लेकिन वो मानते नहीं, और मान लें, काम करें, ये ज़रूरी है। हम सब साझीदार हैं इस लोकतंत्र के, हम सब की हिस्सेदारी, जिम्मेवारी, भागीदारी ये ज़रूरी है। एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद में इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए किस तरह के गतिविधियां चल रही हैं और उसके लिए आपका आह्वान क्या है और हम कैसे मिलकर व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं ताकि हम वक्त पर घर से निकलें और वक्त पर दफ्तर पहुँचें, स्कूल पहुँचें, अपनी प्लेस पर पहुँचें और सुरक्षित हर दिन समय पर घर पहुँचें और हमारे घर में इंतज़ार लंबा ना करना पड़े। तो आज की हमारी मेहमान अनुपम कुलश्रेष्ठ जी ने बहुत सही जानकारियां और ज़रूरी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं। निश्चित रूप से आपको इससे मदद मिली होगी, आपकी समझ बढ़ी होगी और आपका भाव भी बदला होगा। और अगली बार आप हेलमेट अपने साथ रखेंगे और साथ में अगर आप 4 व्हीलर पे हैं तो बेल्ट खुद भी लगाएंगे और पड़ोस में बैठे हुए साथी के साथ में पीछे आपका परिवार सुरक्षित रहे उसे भी लगवाएंगे। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आगे जो आप गाड़ी चला रहे हैं उसमें नियमों का ध्यान रखें। और अगर आप ड्रिंक करते हैं तो सावधान, घर से मत निकलें, घर में पिएं, तसल्ली से बैठें और ना पिएं तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आपकी सेहत और आपका परिवार आपकी लंबी आयु के साथ खुशियां मना सके, आप भी बहुत से बसंत देख सकें। ये बेहद ज़रूरी है। तो हम और भी बातें करेंगे हमारी मेहमान के साथ, लेकिन अगले अंक में। आज के अंक में इतना ही और आज हम आपको विदा देते हैं और आपसे इस अपील के साथ कि यातायात की व्यवस्था में सुधार में आप हिस्सेदार होंगे, भागीदार होंगे और जिम्मेदारी के साथ अपने भूमिका को अदा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखते रहें रेडियो जय घोष। अनुमति आपके दोस्त राधेश्याम दीक्षित को। नमस्कार। जय